Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 10 of class 12 economics, and the name of chapter is government budget and the economy. Basically in this chapter we will cover about how the government prepares the budget and what are the objectives behind preparing the budget, and how the government generally does or estimates their expenditures or receipts throughout the fiscal year. So let us start. Introduction. A budget is a document containing detailed programs and policies of actions for the given fiscal year. तो बजट क्या होता है? एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सरकार ये बताती है सारी चीज़ें कि कैसे वो पूरे साल कितना रुपया कमाएगी और कहाँ कहाँ वो पैसे को खर्च करेगी। अभी याद रखना, बजट में पैसा आया नहीं है, एस्टिमेट करती है कि सरकार इस साल हम इतना रुपया कमाएंगे और इतना रुपया खर्च करेंगे, उसको बोलते हैं जनरली बजट। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? जब सरकार बताए कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पैसा खर्च होगा। Government budget is an annual statement showing item-wise estimate of receipts and expenditure during a fiscal year. तो एक फिजिकल ईयर के दौरान कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ सरकार का पैसा खर्च होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। Budget is money bill can be presented in Lok Sabha. Remember, government budget is a money bill, and money bill can be only introduced in Lok Sabha. Thereafter, passing from the Lok Sabha, it goes to Rajya Sabha, and Rajya Sabha have 14 days to pass it or send it back for reconsideration. ठीक है ना, वो सब एक अलग प्रोसेस है। एंड बजट इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोक सभा बाय फाइनेंस मिनिस्टर। रिमेंबर दिस। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब जो बजट सरकार बनाती है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है? द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट आर, द फर्स्ट वन इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स. Look, in the government budget, generally government decide how the policies are to be formulated, which new policies or programs are to be started, what will be the tax concession, reconsider the tax concession or reconsider the subsidies or pensions. So these are to be considered into the reallocation of resource. Through the budgetary policy, government aims to reallocate resources in accordance with economic, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से वो योजनाओं को बनाती है कि अगर जैसे मान लो कोई योजना है, उसमें पैसा ज़्यादा डालना है या कम डालना है, वो सब चीज़ें ध्यान में रख के टैक्स में कंसेशन देना है या टैक्स स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है या टैक्सेस को बढ़ाना है। ठीक है, टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स का पार्ट है। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक गुड्स, इस तरह के सामान को बनाना जो सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाए, उस तरह की चीज़ों को देखती है सरकार रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स में। अब जो गुड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? जिन्हें सरकार बनाती है और जिनके पीछे कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव नहीं होता, जस्ट सोशल वेलफेयर मोटिव होता है, जैसे पार्क्स हो गए, रोड्स हो गए, है ना। और प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? जो किसी एक इंडिविजुअल के बेनिफिट्स को बिलोंग करते हैं। और याद रखना, प्राइवेट गुड्स राइवेलरस हैं, वो दूसरों को यूज़ करने से मना करे जा सकते हैं, और पब्लिक गुड्स नॉन राइवेलरस होते हैं। प्रोड्यूस रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ। जनरली सरकार गवर्नमेंट बजट के जरिए इनइक्वालिटीज़ भी घटाना चाहती है इनकम और वेल्थ के बीच की। जैसे सरकार क्या करती है? जनरली रिच के ऊपर टैक्स लगाती है और वो फिर उस पैसे को कलेक्ट करके किसके ऊपर खर्च करती है? जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का। गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन of income by imposing tax on rich and spending more on the welfare of the poor. Like you have listened about the programs like Ayushman Bharat program or Skill India program or प्रधानमंत्री आवास योजना, रोजगार योजना, MG नरेगा। तो these type of the things generally government do for the welfare of the poor section of the society, and from where the funds are collected by the rich section by imposing tax on them. The third objective behind the government budget is economic stability. Generally, government decide to stable the economy to control the inflation or the deflation. Generally, government aims to keep the inflation under the 3%, but as the population is rising day by day,
So government mainly try to reduce the inflation rate from the 6% to 5% or the 4% like that. ठीक है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन. एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन मीन्स ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो और ज़्यादा डिफ्लेशन ना हो. थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन चलेगा ही, देखिए वो तो रहेगा ही, क्योंकि वो डिपेंड करता है इंटरनेशनल प्राइसेस और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर भी मैटर करता है. क्रिएट्स अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी. देखिए जब भी चीज़ों के रेट बढ़ते हैं या घटते हैं तो अनसर्टेनिटी आती है इकोनॉमी में. घटते होने से भी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि फिर अनएम्प्लॉयमेंट वो चीज़ें बढ़ती हैं. और हमने चैप्टर 8 में मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी देखा था कि डिफ्लेशन होता कब है, जब डिफिशिएंट डिमांड हो, और इन्फ्लेशन कब होता है, फिर जब एक्सेस डिमांड हो. ठीक है. और डिफ्लेशन के दौरान मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके ज़रिए मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. इन्फ्लेशन के दौरान मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जिसके चलते मनी की वैल्यू गिर जाती है. द फोर्थ ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द गवर्नमेंट बजट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज. एज यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेज और PSUs विच आर वर्किंग इन द society for the social welfare, or for the some of the PSUs are working for profit maximization too. So for managing them, the funds are allocated in the budget. Budget is prepared with the objective of making various provisions for managing such enterprises and providing them financial help. And the railways, also the example comes under the public enterprises. The fifth objective behind the government budget is economic growth. Generally, in the government budget, government allocates the fund for so that the economic growth may be done at faster rate, like infrastructure development, constructing of new highways, projects, dams, etc. Economic growth implies a sustainable increase in the real GDP of the country. GDP is of two types, real and nominal. When the GDP is measured at the base year price basis, that is to be called real GDP, and when it is measured at current year prices, that is to be called as nominal GDP. ठीक है. और GDP deflator, how we calculate GDP deflator? Nominal GDP upon real GDP into 100. Remember this. And real GDP nominal into price index upon 100. The sixth objective behind the government budget is reducing regional disparities. रीजनल डिस्पैरिटीज़ क्या होता है, जैसे मान लो दो स्टेट्स हैं, एक्स स्टेट और वाई स्टेट. एक्स स्टेट ऐसा है जहाँ पे सब कुछ है, संपन्न स्टेट है, डेवलपमेंट बहुत है, प्रोजेक्ट सब कुछ अच्छा है. और वाई स्टेट ऐसा है जो अभी डेवलप नहीं है, जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्स स्टेट जो संपन्न है उससे टैक्स लेके कहाँ पे खर्च करेगी, वाई स्टेट पे, ताकि जो रीजनल डिस्पारिटीज़ हैं दोनों रीजन के बीच के लोगों के बीच में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का फ़र्क है वो कम हो सके. द गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज़ थ्रू इट्स टैक्सेशन एक्सपेंडिचर. लाइक कि जो रीजन संपन्न है उस पर टैक्स लगेगा और पुअर रीजन पे पैसा खर्च होगा. पॉलिसीज फॉर एनकरेजिंग सेटिंग अप प्रोडक्शन यूनिट इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया. तो मीन्स कि जो बैकवर्ड एरिया है उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएगी या गवर्नमेंट कोई और पॉलिसी चला के उस रीजन के डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगी. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. Government budget is used as an effective tool in the process of employment generation. Government budget is also used in the process of generating employment, as so many programs are run by the government so that the employment may be generated in the rural areas mainly, and in the urban area too. The funds allocated to them in through the budget process. So MG Narega, SGSRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एटसेट्रा. न्यूमरस पॉलिसीज आर देयर. कंपोनेंट ऑफ बजट. अब बजट के अंदर देखो, बजट दो चीज़ों को मिलकर बनता है, रिवेन्यू बजट, कैपिटल बजट. फिर रिवेन्यू बजट के भी दो पार्ट हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल बजट के भी दो पार्ट हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो लेट अस फर्स्ट लुक रिवेन्यू बजट. इट डील्स विद द रिवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट. ठीक है. तो जो गवर्नमेंट की कमाई के साधन है और खर्चे, उस पैसे को कमाने के लिए जो खर्चे किए गए हैं उसको हम रिवेन्यू बजट कहते हैं. अब इसके अंदर सबसे पहले जो है रिवेन्यू रिसिप्ट.
देखिए वो कमाई सरकार की, पहले मैं आपको हिंदी में बता दूं इसको, वो कमाई सरकार की जिससे ना तो सरकार की कोई उधारी बढ़ती हो और ना कोई संपत्ति घटती हो, उस कमाई को रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। जैसे मान लो किसी ने चालान भरा अपना, तो अब चालान भरने से क्या सरकार की कोई उधारी बढ़ गई या सरकार की कोई संपत्ति घट गई? नहीं ना। तो वो पैसा जो सरकार ने कमाया वो रिवेन्यू रिसिप्ट है। हाउस टैक्स भरा किसी ने, रिवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स विच नाइदर, याद रखना रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम नाइदर वर्ड को यूज करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम आइदर वर्ड को यूज करेंगे। तो revenue receipt refers to those receipts which neither create any liability nor cause reduction in the asset of the government। ठीक है, so those receipts which neither create a liability nor cause the reduction that are to be considered as revenue receipt। so अब revenue receipt दो तरीकों से आता है सरकार के पास पैसा, एक तो टैक्स लगा के, एक नॉन टैक्स। आइए देखते हैं टैक्स रिसिप्ट कौन सी होती है, टैक्स रिवेन्यू कौन सा होता है। टैक्स रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू रेफर्स टू सम टोटल ऑफ द रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो टैक्स लगा के पैसा सरकार कमाती है उसको टैक्स रिवेन्यू बोलते हैं। अब टैक्स भी दो तरह का है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका बर्डन दूसरों पे शिफ्ट नहीं करा जा सकता, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जिस पर्सन पे वो इम्पोज किए गए हैं वो उसी पर्सन को पे करने हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जिसका बर्डन हम दूसरों पे शिफ्ट करा जा सकता है, लाइक जीएसटी। ठीक है, तो दैट आर कॉल्ड टू बी इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रिवेन्यू, आइए देखते हैं। नॉन टैक्स रिवेन्यू रेफर्स टू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिप्ट। तो अब देखो इसमें भी सरकार की कमाई होती है पर सरकार इसमें टैक्स नहीं लगाती, पर सरकार के पास पैसा आ रहा है। जैसे इंटरेस्ट, ठीक है, सरकार ने लोन दे रखा है उस पर इंटरेस्ट मिला, या सरकार से लोन ले रखा है लोगों ने। दूसरा प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, जो सरकारी कंपनियों को मुनाफा हुआ तो वो सरकार की कमाई तो है, क्या उससे सरकार की कोई उधारी बढ़ रही है? क्या कोई संपत्ति घट रही है? नहीं ना। थर्ड फीस, फीस हो जाती है जैसे पासपोर्ट बनवाने की फीस, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की फीस, सरकारी स्कूल की फीस या सरकारी यूनिवर्सिटियों की फीस। ठीक है, लाइसेंस फीस जैसे गन के लाइसेंस की फ़ीस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस जाती है ना। तो किसी भी तरीके के लाइसेंस का हो सकता है, लिकर शॉप के लाइसेंस की फ़ीस या और किसी तरीके के लाइसेंस की फ़ीस। ठीक है, फाइन एंड पेनल्टीज़, जो सरकार फाइन लगा, ठीक है ना, सरकार का फाइन लगता है ना, जैसे मान लो किसी ने कोई रूल ब्रेक किया है तो उस पर फाइन लगा जो, ठीक है, पेनल्टीज़ लगी जो। ई चीट्स, ई चीट्स क्या होता है? मान लो जैसे कोई चीज़ है उस पर कोई क्लेम करने वाला नहीं है तो वो चीज़ किसको चली जाती है? सरकार को। तो उसको बोलते हैं ई चीट्स। ठीक है, जब किसी चीज़ पे कोई क्लेम करने वाला ना हो। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मिलते हैं सरकार को दूसरे देशों से या कहीं से भी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज दे नाइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी नॉर कॉज द रिडक्शन इन द एसेट। फोर फीचर्स, जो सरकार कब्जे करती हैं चीज़ों के ऊपर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया गया या कुछ, क्योंकि उसने कुछ गलत किया होगा। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? जैसे मान लो सर 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी व्यक्ति की, अब अचानक से कोई प्रोजेक्ट चला गया उसके सामने से, उस ज़मीन के सामने से, और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब वो व्यक्ति जब बेचेगा तो टैक्स या जो भी उसका असेसमेंट होगा वो ज़्यादा का करेगा, तो दैट इज टू बी कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, अब इन पैसों को इकट्ठा करने के लिए ऑफिसर्स भी तो रखे जाएंगे, जैसे फाइन इकट्ठा करने के लिए पुलिसमैन को रखना है या और रिवेन्यू ऑफिसर्स को रखना है, तो उन सब पे जो खर्चा किया जाता है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर्स विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट, जो सरकार की ना तो कोई एसेट बनाता हो नोर कोज रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और ना ही सरकार की कोई उधारी कम करते हो। जैसे मान लो सरकार ने किसी ऑफिसर को सैलरी पे करी तो क्या सरकार की कोई एसेट बनी? नहीं ना। या कोई संपत्ति उधारी कटी? नहीं। तो वो खर्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशन, सरकार किसी को पेंशन दे रही है जैसे ओल्ड लोगों को दी जाती है,
तो क्या कोई सरकार की एसेट बनती है? नहीं। क्या कोई उधारी कम होती है? नहीं। इंटरेस्ट, हेल्थ सर्विसेज, ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स, ईटीसी। ठीक है। कैपिटल बजट्स। कैपिटल बजट क्या होता है? अब एसेट और लाइबिलिटीज़ की हम बात करेंगे इसमें। कैपिटल बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो एक फिस्कल ईयर के दौरान जो सरकार की कैपिटल रिसिप्ट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल बजट। अब एक बात ध्यान रखना, हमने वहाँ पे तो नाइदर वर्ड यूज़ किया था ना, हम यहाँ पे आइदर वर्ड यूज़ करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट में भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? वो पैसा जिससे या तो सरकार की कोई उधारी बढ़ रही हो या कोई संपत्ति घट रही हो, उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। Capital receipt refers to those receipts which either create a liability or cause a reduction in the asset of the गवर्नमेंट। ठीक है। एंड लाइबिलिटी वर्ड काट देना क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट में लाइबिलिटी क्रिएट होती है। अब सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट के लिए पैसा आता कहाँ से है? जैसे बोरोइंग्स। जब सरकार बोरो करती है पैसा तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, वो कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि उससे सरकार की उधारी बढ़ रही है। रिवेन्यू रिसिप्ट में तो ना तो कोई उधारी बढ़ती ना कोई संपत्ति घटती, यहाँ तो उधारी बढ़ रही है तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। रिकवरी ऑफ लोन, किसी व्यक्ति ने लोन ले रखा था सरकार से, वो लोन चुका दिया उस व्यक्ति ने, तो अब वो व्यक्ति सरकार की एसेट नहीं रहा क्योंकि जब तक उसने लोन ले रखा था तो वो सरकार की एसेट था। तो रिकवरी ऑफ लोन एक कैपिटल रिसिप्ट है। अदर रिसिप्ट्स हो गया जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार सरकारी कंपनियों को बेचती है, तो जब सरकारी कंपनियों को बेच रही है तो फिर वो जो पैसा आता है वो क्या होता है? अदर रिसिप्ट्स होता है। डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, जो सरकार पे कर्जे चढ़ाए वो बोरोइंग है, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गई, यहाँ पे सरकार पे कर्जा नहीं चढ़ता पर पैसा आता है, पर वो कैपिटल रिसिप्ट है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो खर्चे जिनसे या तो सरकार की कोई संपत्ति बनती हो या कोई उधारी कम होती हो, उस खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एन एसेट, या तो कोई एसेट बनेगी, और कॉज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर सरकार की कोई लाइबिलिटी कम होगी। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, जब सरकार की जैसे कोई मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन कर रही है या पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स कर रही है, अपने लोन वापस चुका रही है, तो जब लोन वापस चुका रही है तो सरकार की उधारी कम हो रही है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेट्रो स्टेशन बनवाया तो फिर समझो एसेट बनी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर किसी को पेंशन और सब्सिडी दी वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि ना तो कोई एसेट में चेंज आया उस वक्त ना कोई लायबिलिटी में चेंज आया। अब बजट तीन तरीके का होता है, बैलेंस्ड, सरप्लस, डेफिसिट। बैलेंस्ड बजट उसको बोलते हैं जब एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट गवर्नमेंट की इक्वल हो। सरप्लस बजट जब रिसिप्ट ज़्यादा हो और खर्चे कम हो। और डेफिसिट रिसिप्ट कम और खर्चे ज़्यादा। अब आप मेरे को ये बताना इंडिया में कौन सा स्टेट ऐसा है जिसका सरप्लस बजट चल रहा है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बजट डेफिसिट में है क्योंकि एक्सपेंडिचर ओवर है इनकम से। ठीक है, इस साल का भी देख लेना कि गवर्नमेंट बजट जो इंटरिम बजट आया है कि उसमें देखना कितना आपको कितना बताया सरकार ने कि उसको इस साल कितना फिस्कल डेफिसिट होगा। अब गवर्नमेंट बजट को मेजर कैसे किया जाए जो गवर्नमेंट के डेफिसिट्स हैं, तो बजटरी डेफिसिट को तीन तरीकों से करते हैं, वो हम आगे देखेंगे भी। बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जब ज़्यादा हो जाए टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट से तो सरकार को घाटा होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो घाटा है वो है रिवेन्यू डेफिसिट। इसको बहुत आसान तरीकों से समझना। मान लो एक व्यक्ति है, एक ऑफिसर रखा सरकार ने, उसको सैलरी दी जा रही है 50,000 रुपये, पर उसने टैक्स या चालान इकट्ठे करके दिए 10,000 के, सरकार को 40,000 का घाटा हुआ ना, ये रिवेन्यू डेफिसिट है। मतलब जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाए तो उसको रिवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। ठीक है, इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं रिवेन्यू डेफिसिट के, इसको फाइनेंस कहाँ से किया जाएगा इस पैसे को, या इसका प्रभाव क्या पड़ेगा।
It indicates the inability of the government to meet its regular and recurring expenditure. अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है तो सरकार ये इसका ये मतलब है कि सरकार का रेगुलर खर्चे भी नहीं निकल पा रहे, जो उसके नेसेसरी खर्चे हैं, ऑफिसर्स की सैलरीज, वो सब चीज़ें। गवर्नमेंट की डिस सेविंग हो रही है क्योंकि घाटा चल रहा है और 40,000 सैलरी जा रही है और 10,000 रुपये सिर्फ वो टैक्स इकट्ठा करके दे रहा है, तो 30,000 रुपये डिस सेविंग हुई ना। इट आल्सो इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप द डेफिसिट फ्रॉम, अब अगर कैपिटल रिसिप्ट में से फाइनेंस करना पड़ेगा इसको, और अगर कैपिटल रिसिप्ट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर से कम है तो फिर बोरोइंग्स करनी पड़ती है, उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं हम। इट विल इंक्रीज इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जाहिर सी बात है, कमाई कम है खर्चे ज़्यादा है, यानी खर्चे ज़्यादा हैं तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन आएगा। ये हमने देखा था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर में। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये घाटा वो होता है जब सरकार के टोटल खर्चे, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो। अब टोटल रिसिप्ट में ना बोरोइंग्स नहीं आएंगी, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बोरोइंग्स कमाई नहीं होती। और जितना भी ये घाटा निकलेगा, फिस्कल डेफिसिट जितना भी निकलेगा, याद रखना उतना ही पैसा सरकार को बोरो करना पड़ेगा। जैसे इस साल का देख लेना कितना है, 8-9 लाख करोड़ या जितना भी है डाटा, वो हर साल का वेरिएशन में होता है बजट में, क्योंकि आप जानते हो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन है यहाँ पे। फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर जब इससे ज़्यादा है। इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, प्रभाव क्या है इसके फिस्कल डेफिसिट के। इस बार का ना आप इंटरिम बजट का एनालिसिस ज़रूर देखना, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। इम्प्लीकेशंस क्या क्या है? डेब्ट ट्रैप, कर्जे के जाल में फंसेगी सरकार, उसको इस साल के खर्चों को फाइनेंस करने के लिए कर्जे लेने पड़ेंगे। अब मोर देन 31% से ज़्यादा तो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है सरकार का, 1 रुपये में से अगर हम एवरेज लें। इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं सरकार के, कमाई कम है, यानी मनी सप्लाई बढ़ेगी। फॉरेन डिपेंडेंसी, क्योंकि दूसरे देशों से कर्जे लेंगे तो उन पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी, फिर उनकी बातें माननी पड़ेगी, उनका इंटरफेरेंस भी मानना पड़ेगा, और फ्यूचर ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी, क्योंकि जब कर्जे लेकर ग्रोथ करी जा रही है, खर्चे किए जा रहे हैं, तो फिर ग्रोथ तो हैम्पर होगी, जाहिर सी बात है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल बजट। अब फिस्कल बजट को सरकार फाइनेंस कहाँ से करेगी? 2 तरीके हैं, फिस्कल बजट या फिस्कल डेफिसिट। ध्यान रखना आप किसके इक्वल होता है? बोरोइंग्स के। तो या तो पैसा बोरो करेगी सरकार। द मेन 2 सोर्सेज आर बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट कैन बी मेड बाय बोरोइंग्स फ्रॉम द इंटरनेशनल सोर्स, ठीक है ना, या फिर एक्सटर्नल सोर्स से लेगी पैसा डेफिसिट, या फिर अगर पैसा नहीं मिल रहा तो फिर जाहिर सी बात है नए नोट छापने पड़ेंगे। पर एक बात ध्यान रखना, जब नए नोट छापे जाते हैं ना तो उससे मनी सप्लाई बढ़ती है, और उससे मनी सप्लाई बढ़ने से जितनी ज़्यादा मनी सप्लाई होगी उतना ही मनी की वैल्यू गिरेगी। एक बात ध्यान रखना। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग। यहाँ पे आप ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स भी लिख लेना, ये सरकार को हर साल होता ही होता है जनरली। प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट, तो एक फॉर्मूला और हो गया फिस्कल डेफिसिट का, प्राइमरी प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला तो है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग्स। इस साल का फिस्कल घाटा और जो पिछले साल के घाटों के ऊपर जो ब्याज भरा जा रहा है उतने पे, उन दोनों को जब हम लेस करेंगे तो ये आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। रिमेंबर, प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ द फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट तभी होता है, सरकार अपने खर्चों में पिछले साल की इंटरेस्ट पेमेंट के भी तो खर्चे दिखाती है ना। जैसे इस साल 31% बजट, 31% से ज़्यादा ही है उसका, किस में जाएगा? सिर्फ ब्याज देने में, तो वो उसकी वजह से पीडी ज़्यादा हुआ ना, वो एफडी ज़्यादा हुआ ना, फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। हाई प्राइमरी डेफिसिट लीड टू मोर इंटरेस्ट पेमेंट विच जनरली इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट। जनरली इससे क्या होगा? गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो ये आप एक बार देख लेना, इस साल का इंटरिम बजट का एनालिसिस, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, नॉलेज बढ़ेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, उम्मीद है गाइस
आपको चैप्टर समझ में आया होगा। कोई इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी है आपकी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास संदीप गर्ग की मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो बहुत बढ़िया बात है। उसमें ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं, उन सब की प्रैक्टिस कर लेना और असर्शन रीजन्स की बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। बहुत सारा कंटेंट दे रखा है प्रैक्टिस का, उस सबको कर लेना है ना। और इंटरिम बजट का एनालिसिस ज़रूर देख लेना, यूट्यूब पे भी देख लेना, चाहे कहीं से भी देख लेना, ठीक है। आप लोग स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, खूब जीवन में तरक्की करिए, यही हमारी मनोकामना। इस देश को अच्छा बनाइए, समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।